हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और लोग कहाँ गए भाई? बच्चों, और लोग कहाँ गए? क्या और लोगों को पढ़ना नहीं है क्या? फिजिक्स का क्लास लेट में छूटा क्या आपका? अरे कुछ नहीं बोलते सर, क्यों नहीं हो? टाइम पे छूटा तो और बच्चे कहाँ गए फिर? बहुत ज्यादा समय हो गया है बच्चों। समय की मार को ये स्टूडेंट समझते क्यों नहीं है? केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होने वाला है बच्चों। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है ये केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट होने वाला है। कुछ समय के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे बेसिकली ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों आप लोग? सर इससे जो है ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में क्या आएंगे? सर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज्यादा आएगा, ठीक है ना? सर न्यूमेरिकल इससे ज्यादा आएंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, स्टार्ट करें क्या? सर स्टार्ट करें बच्चों, बोलो। कल से मैं एक टाइम बना देता हूँ फिक्स। रहने दीजिए क्या टाइम बनाना है। चलो बच्चों, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक अगर सपोज लॉग ऑफ द के ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन अपॉन के ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन 2.303 आर इंटू टी। ऐसा कुछ होता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक चीज बेसिकली आप लोगों में से देखा हुआ है। मैं जब आजकल कभी भी क्लास मीटिंग को बंद कर रहा हूँ ना, जब भी मैं मीटिंग को बंद कर रहा हूँ ना आजकल, तो मीटिंग बंद करने के बाद जो बच्चे ऑनलाइन रहे वो तो जल्दी चले जाते हैं। मैं जैसे एंड एकदम नहीं करता। कल मैंने जैसे काफी देर तक मीटिंग ऑन रखी, तो कुछ महान लोग ऐसे थे जिन्होंने मीटिंग को लेफ्ट ही नहीं की। वो लोग ऐसे हैं जो खाली मीटिंग को चालू करके सो गए हैं और कहीं और चले गए हैं। इतने मूर्ख मूर्ख बच्चे हैं, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ। आप बताइए, इतने मूर्ख मूर्ख बच्चे हैं बच्चों। सॉरी लाइट चला गया है। एक्चुअली आज बच्चों, आज एक्चुअली यहाँ पे बारिश है। आवाज आ रहा है क्या? से यस और नो? आवाज यस आ रहा सर। है? और पीछे से डिस्टरबेंस भी आ रहा है। डिस्टर्बेंस एक्चुअली शहर में रहता हूँ यार, इसलिए वॉइस गाड़ी लैग हो के रहा है। शहर। वॉइस बहुत लैग हो रहा है सर। एक मिनट है। सर आपका नेटवर्क लो दिखा रहा है। Yes, sir. अब सही हो गया?
नहीं सर, विंडो ही दिख रहा है। सर लेगो दोस्तों एक मिनट, दोस्तों यहाँ थोड़ा बारिश चल रही है, तो बारिश की वजह से ना एक्चुअली मैं इसको मोबाइल, भी वॉइस बहुत लैग हो रहा है सर। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो। भी लो है सर। वेट करो दोस्तों। अभी बताओ, अभी बताओ। नहीं, और आपका वॉइस भी लो दिखा रहा है सर। नेटवर्क दिखा रहा है सर। बच्चों आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? सच्ची में ऐसा कैसे दिखा रहा है यार, कोशिश करने के बाद भी। भूमिका आवाज कैसा आ रहा है बेटा? क्या बोल रही है, ध्यान नहीं है? ओके, तो ये तो बड़ी दिक्कत आ गई है। ठीक टाइम पे मजा खराब कर दिया लाइट ने। एक मिनट है, थोड़ा सा आप बने रहो बच्चों, बने रहिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए। अब बताओ बेटा, अभी आवाज कैसा आ रहा है? है सर। अभी बहुत लैग हो रहा है सर, पहले से ज्यादा। अभी भी आवाज सही से नहीं आ रही क्या? रुको 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 बच्चों, आप लोग बने रहिए, आप लोग बने रहिए मीटिंग में, आप लोग मीटिंग में बने रहो बच्चों। अभी आ जाएगा लाइट, इधर ज्यादा समय तक, यस सर। इधर ज्यादा समय तक नहीं रहता है, 5 या 10 मिनट का गेम है बस।
अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या आवाज?
बच्चों हेलो, हेलो बच्चों। स्टूडेंट आवाज अभी आ रही है क्या? क्लियर आ रही है आवाज? यस नेटवर्क लो है। अभी अभी थोड़ा बहुत क्लियर आने लगी होगी, Yes, sir. है ना? अब आ रही? देखो सब लोग बताओ बेटा, सब लोग बताओ जल्दी से। तेज जानी बोल बेटा, अभी तक का। रिद्धि सही आ रही बेटा आवाज? Yes, sir. मीट यस सा? सर। ओके यस सर। ओके ओके बच्चों, चलिए चलिए चलिए। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, आज हमें एक्चुअली में कोलिजन थ्योरी पढ़नी है। और ये नेटवर्क का बहुत बड़ा इश्यू प्रॉब्लम चलता है यहाँ पे, थोड़ा सा बारिश लग गई थी, ठीक है ना? आजकल वैसे भी मानसूनी बारिश चल रही है। तो बच्चों कोलिजन थ्योरी में क्या बोला गया था सर, उसके बारे में आइए सर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो कोलिजन थ्योरी में ये बोला गया कि कोई भी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, सपोज ए प्लस बी मॉलिक्यूल होते हैं, और मैंने आपको बताया बच्चों ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना सर? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अब बेसिकली मेन बात ये है कि सर ये ए का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमारे पास बी का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना बच्चों, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे ना, तभी तो आपका क्या बनाएंगे सर, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। जाहिर सी बात यही है कि सर अगर आपके ए के मॉलिक्यूल जब आपस में ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल से जब आपस में कोलिजन करेंगे बच्चों, तो जब ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल के साथ आपस में कोलिजन करेंगे, तभी आपका क्या बनाएंगे सर, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। उससे पहले आप ये कह सकते हैं कि आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है क्या बच्चों? आप मुझे एक बात बताओ, क्या उससे पहले आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? बोलो बेटा। बच्चों आप एक बात बताओ मुझे कि सर क्या तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर आप लोग जानते हैं, सर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है? तो सर हम लोग ये कहते हैं कि सर यहाँ पे तभी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जब आप बोलेंगे सर, यहाँ पे हम लोग तभी बोलेंगे जब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा। जब ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं सर, गैसेस फेजेस में क्या होते हैं जनरली बेसिकली, जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं सर, आपस में जब टकराएंगे, जब आपस में टकराएंगे बच्चों, तभी तो आप बोलेंगे सर ये आपस में जब टकरा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन होने के बाद आप ये बोलेंगे तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि उस पार्टिकल के अंदर आपस में क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है, और जब वो रीअरेंजमेंट होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि सर अब जाके हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास ये बन गया है। आया सबको समझ में? बोलो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यस सर। ठीक है ना? कोई भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि सर जो है यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है? चलो अब मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों के दोनों आपस में जब पार्टिकल जो है आपस में कोलिजन करेंगे, तो आप बोलेंगे सर तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब ये नहीं कि सारे के सारे पार्टिकल, एक बात बताओ, सारे के सारे पार्टिकल जो है कोलिजन करने के बाद आपस में टकराने के बाद, ये बात जरूरी नहीं है कि सबके सब क्या करें, आपस में कोलिजन करने के बाद ये बात जरूरी नहीं है कि सर सबके सब क्या बनाए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका कोलिजन जो है क्या होता है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका कोलिजन जो है लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है ना? तो आइए इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कोलिजन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं सर। उन पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग आओ पहले जानने की कोशिश करते हैं सर क्या क्या पोस्टुलेट्स। तो पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बोला था कि सम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम पोस्टुलेट्स ऑफ सम पोस्टुलेट्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी। सर यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि कोलिजन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं।
पहला सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ओनली द प्रोडक्ट आर formed only when the product are formed only when reactant molecule are, इन्होंने कहा reactant molecule come closer, ऐसा लिखिए, and collide with each other. मतलब प्रोडक्ट, ये बात बताई गई कि सर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन, प्रोडक्ट जो है तभी बनेगा सर जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे, समझ रहे हैं ना। टकराने के बाद ही सर ये आपस में क्या करेंगे, तब जाके यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे सर ये दो दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल जब आपस में आएंगे और आपस में आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, है ना। और जब एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तो आप बोलेंगे तब जाके सर यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सर सेकंड पॉइंट देखिए, ओनली दोज कोलिजन आर effective, only those collision are effective in producing the product which satisfy the criteria of energy of activation, इसमें ये बताया गया कि भाई सारे ओनली जो है, इन्होंने ये बोला गया ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव, बच्चों ये बोला गया कि सर ओनली वही कोलिजन इफेक्टिव होंगे इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, ओनली वही कोलिजन बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाएंगे जो विच सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के क्राइटेरिया को क्या करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर ये बात कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जो है कौन से कंपाउंड जो है इसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। आपके माइंड में हो सकता है एक बात ये भी आ रही हो, सर इस बात का हमें कैसे पता लगेगा कि जो है कि क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैसे सेटिस्फाई होगा। बच्चों आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए सपोज मैंने आपको कल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, कुछ ऐसा। वो आपने सेकंड पॉइंट बोला इसके पहले से। एक मिनट, एक मिनट बेटा। आवाज सही से आ रहा ना? यस सर। देखो इन्होंने क्या बोला कि भाई ओनली जो है वही कोलिजन जो है, इन्होंने कहा कि सर वही कोलिजन ओनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जो क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सर ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से ऐसा से यहाँ चला जाएगा।
अब आप बोलेंगे सर यहाँ से, आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है सर ये आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। आप देख लीजिएगा, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों सर ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो आपने कहा सर यहाँ तक की ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपका क्राइटेरिया ऑफ एक्टिवेशन। अब देखो पहली बात तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ से, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास देखिए एक बात बताओ, यहाँ तक आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ तक आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, से यस और नो, Yes, sir. तभी तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू कोलिजन, जो कोलिजन होने के लिए, जो कोलिजन के लिए बहुत जरूरी होती है, तो एक कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, जो कोलिजन के लिए बहुत जरूरी होती है उसको बोला जाता है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। सर उस एनर्जी को बोला जाता है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। आया बच्चों समझ में, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू कोलिजन, जो कोलिजन के लिए जरूरी है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप एक बात बताइए, एक मॉलिक्यूल यहाँ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो एक मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास में आने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सर ये दोनों के दोनों एक साथ होंगे, तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की इसको जरूरत होगी। तो सर ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना सर, वो एटलीस्ट जो कम से कम कोलिजन को सपोर्ट करे, कोलिजन होने के लिए जरूरी है, उसी को तो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। नहीं आए समझ में बच्चों, नहीं आया क्या? रिपीट करो ना। अरे मैंने ये कहा बच्चों, आप बताओ दो मॉलिक्यूल आपके पास इतने दूर दूर हैं, तो एटलीस्ट इन दोनों को आपस में कोलिजन करने के लिए, पास आने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, बोलो। Yes, sir. तो सर वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से, इस बैरियर से यहाँ तक जाने की एनर्जी है, वही तो आपका जो है, जो यहाँ तक जाने की एनर्जी है वही तो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ तक जब जाएगा कोलिजन होगा, और कोलिजन, अब ये बात नहीं कि सर सारे के सारे कोलिजन जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ओनली मैंने कहा कुछ ही कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो हमारे पास थर्ड पॉइंट में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, द कोलिजन विच the collision which actually produce product is called effective। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सर वो कोलिजन, द कोलिजन विच एक्चुअली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, सर वो कोलिजन जो एक्चुअली में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, जो एक्चुअली में सर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानते हैं। सर उसको हम लोग किस कोलिजन के नाम से जानते हैं, इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों, ये बात जरूरी नहीं कि सारे के सारे कोलिजन जो है, अगर दो पार्टिकल आपस में टकरा गए तो ये जरूरी नहीं कि सर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे।
बच्चों इस कोलिजन का जो है इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कैसे होगा, कैसे पता लगता है? अगर कोलिजन इफेक्टिव होगा तो पार्टिकल के इस मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो है क्या होगा, बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा, चेंज होगा आपस में जैसे ही टकराएंगे, और टकराने के बाद सर दोनों में क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा और चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज की वजह से आपको प्रोडक्ट बनेगा, और उसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानेंगे। आया क्या सबको समझ में? क्या बोला मैंने? आया समझ में? अरे बोलो। Yes, sir. मतलब सर हर कोई कोलिजन प्रोडक्ट नहीं करता produce। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं बनाएंगे, वही बनाएगा जो बिल्कुल इफेक्टिव होगा, जिसके अंदर एक एनर्जी का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम लोग बोलेंगे सर वही Yes, sir. बनाएगा। तो अब देखो, अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल में, देखिए पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे एक टर्म बता देना चाहता हूँ बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर द कोलिजन, फॉर द कोलिजन there are two important barriers. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैरियर्स है। पहला हम लोग लिखते हैं एनर्जी फैक्टर। सर पहला हमने लिखा बच्चों एनर्जी फैक्टर। सर ये क्या है भाई? एक बात बताइए, अगर आप दो मॉलिक्यूल या दो एटम के बीच में कोलिजन कर रहे हैं, सर जब दोनों के बीच में कोलिजन कर रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए, एक इफेक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, एक एनर्जी होना चाहिए, तगड़ा एनर्जी होनी चाहिए। जब उन दोनों के बीच में तगड़ी एनर्जी होगी तब क्या हो जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। होगा या नहीं होगा, बोलो बच्चों? तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल must have more energy than particular value देन नॉर्मल। मतलब नॉर्मल या पर्टिकुलर बात देखिए भाई, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आप कोलिजन करना चाहते हैं बच्चों, तो कोलिजन करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर एक इफेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो सर आप बोलेंगे तभी तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अगर उनके बीच में एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, इफेक्टिव एनर्जी नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बढ़िया वाला कोलिजन उन दोनों के बीच में नहीं होगा। आया समझ में? दूसरा है स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों एक बात बताओ सर, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक ओरिएंटेशन होता है, सपोज मैंने कहा कि सर ये H2 प्लस बी आर इज इक्वल टू, आपने कहा कि HBr प्लस H1 है ना। सपोज ऐसा कोई एक, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। मतलब आपके पास सर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। तो या तो ये ऐसे ही, और ये या तो ये आपस में ऐसे लाइन
ऐसे लाइन से टकराएंगे। या तो ये इस मैनर में टकराएंगे और सर या तो ये इस मैनर में टकराएंगे। समझ रहे हैं ना? तो दो ही तरीके से अलावा तीसरा कोई भी तरीका नहीं है बच्चों कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होने के लिए। दो से तो ये आप देख रहे हैं सर, ये आपका या तो कैसे हो जाएगा, लीनियर वे में हो जाएगा सर, ठीक है ना बच्चों। या तो सर ये आपका कैसे हो जाएगा, लीनियर वे में हो जाएगा कोलिजन। और या हम लोग ये बोलेंगे, या तो बच्चों हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और या सर आपका कैसे हो जाएगा ये कोलिजन, बेंट वे में ये कोलिजन हो जाएगा। या तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे लीनियर तरीके से होगा या बेंट। तो एक स्पेसिफिक या तो लीनियर ओरिएंटेशन होना होगा यहाँ पे कोलिजन होने के लिए, या तो सर इसमें बेंट ओरिएंटेशन होगा। तो ये दो ओरिएंटेशन से ही एक बढ़िया सा कोलिजन हो पाएगा। अदरवाइज हम बोलेंगे अगर आप कोई दूसरा ओरिएंटेशन लेके आ रहे हैं, आपने कहा सर अगर ये ओरिएंटेशन चलाएगा क्या, नहीं। अरे दोनों मॉलिक्यूल पे एटलीस्ट हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है ना। अब बेसिकली ये बिल्कुल ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल में अगर आप बोलेंगे सर कोलिजन अगर करवाना है, तो कोलिजन करवाने के लिए आप बोलेंगे इस तरीके से ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। समझ में आई बात? अब ये तो नहीं है ना कोई मॉलिक्यूल कैसे आ रहा है। सर ये ओरिएंटेशन वाला वापस समझाओ ना एक बार। मैंने कैसे कहा कि orientation बच्चों होना अगर चाहिए? सपोज ये दो मॉलिक्यूल हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं तीन एटम है, तो दो हाइड्रोजन के एटम है, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन का एटम है। तो या तो ये इस तरीके से टकरा सकते हैं, ऐसे टकराएंगे, बड़ा वाला ब्रोमीन का हो जाएगा और दो छोटे वाले हाइड्रोजन के हो जाएंगे। या ये इस तरीके से टकरा सकते हैं, ये बेंट हो जाएगा, इसको लीनियर। तो सर ये दो तरीका है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तीन मॉलिक्यूल तीन एटम के बीच में एटलीस्ट अगर आप एक ओरिएंटेशन दिखाते हैं तो एटम जो होते हैं वो इस वे में अरेंज होते हैं। आए रे समझ में बालकू? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड बच्चों। चलो अब सर एक बात बताओ, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, हम जिसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सर यहाँ पे अब क्या निकालता हूं मैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बच्चों जेड से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन that takes place per unit volume। per unit volume of reaction mixture is called collision frequency। उसको बोला जाता है सर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से जान रहे हैं। सर Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, जो आपको फिलहाल कैसे आया ये सब नहीं पढ़ना है, बस आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ये बस मैं थोड़ा सा फॉर्मूला निकाल दे रहा हूँ, म्यू बार अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, वेयर मैं आपको बता देता हूँ सिग्मा क्या होता है, कोलिजन डायमीटर इसको बोलते हैं। कोलिजन डायमीटर के नाम से इसको जानते हैं सर, है ना। और दूसरा म्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, जो आपने 11th में पढ़ा हो, एवरेज स्पीड 8 RT या 8 KT पर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में होता है पाई एफ।
8 RT होता है ना, तो पर मॉलिक्यूल R अपॉन Na इजिकल टू K हो जाता है, और K आपका क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये वैल्यू हो जाएगी। N आपका क्या हो जाएगा सर, N आपका एवोगैड्रोस नंबर है, समझ रहे हैं ना बच्चों। N का मतलब आपका हो जाएगा, ऐसे लिखता हूं मैं, एवोगैड्रोस नंबर, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर पर यूनिट वॉल्यूम के बेस पे सर आप इसको ऐसे निकालते हैं। सर आया आपने z इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर के बाद क्या लिखा है सर? म्यू बार, म्यू बार और एन ओके सर। एन स्टार स्क्वायर। एन स्टार का मतलब ये हो गया कि सर ये की का क्या लिखा है? क्या, की का क्या लिखा है आपने? मैं समझा नहीं यार, मैं समझा नहीं दोस्त, क्या बोल रहा है। एवरेज स्पीड के नीचे क्या लिखा है सर आपने? ये K इजिकल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। क्या क्या सर पता नहीं चल रहा क्या लिखा, वापस लिखो ना बोल्ट्जमान सर। कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके सर। चला रहे बच्चों, आप लोगों को पता, तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारी बुकलेट में इतना सब कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे बुक में इतना कुछ नहीं मिलेगा। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन हो रही है, ये सब मैंने आपको बताया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। चलो बच्चों, वेरी वेरी, ठीक है ना। चलिए चलिए सर, यहां से ये वाला पोर्शन तो इससे क्लियर हो गया बेसिकली। अब मैं आपको एक बात बताऊं, केमिकल काइनेटिक्स करीब करीब कंप्लीट हो ही गया है। इसमें अब बस यही है कि सर दो चार कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें एक आध दिन, और देन इस चैप्टर का एंडिंग मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब यही है सर, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने हैं आप लोगों को। बाकी अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा हुआ है बच्चों जो आपकी नजरों से छूटा हुआ है, जो आपकी नजरों से छूटा हुआ है, ठीक है ना। अब आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कुछ। आइए सर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, if a catalyzed drops if a catalyst is drops the activation energy of catalyst drops the activation energy of a reaction at 25 degrees Celsius from 80 kilojoule. What is the magnitude
of the effect on forward reaction rate and reverse reaction rate. आपसे क्या कह रहा है? If a catalyst drops the activation energy, तो वह लिख दिया है, drops the activation energy of reaction at 25 degrees Celsius from 80 kilojoule. एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा सा एट, यहाँ पे आगे लिखता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 80 किलोजूल, फ्रॉम 80 किलोजूल टू 40 किलोजूल, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट, क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? अब तो चैप्टर भी खत्म हो गया, करो तो। कुछ भी नहीं है सर, रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपको पूछ रहा है, सोचो, करो इसको जल्दी से करिए। मैं 2 मिनट में आ गया है, करो तो इसको।
बच्चों हो गया क्या? बच्चों हो गया क्या, बोलो। अरे क्या लिखा हुआ है, इफ ए कैटलिस्ट ड्रॉप्स एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आपको बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं 80 किलो जूल से 40 किलो जूल तक जा रही है ना। तो आप खुद से देखिए बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी 1 आपके पास क्या होगा, 80 किलो जूल हो गया है, और E2 आपके पास क्या हो जाएगा सर, 50 किलो जूल हो जाएगा। टेम्परेचर आपको कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, इजिकल टू कितना हो जाएगा रेट, 298 केल्विन हो जाएगा बच्चों। और कुछ है क्या, नहीं, बाकी तो आपने नहीं पढ़ा था क्या, log of the catalyzed upon log of uncatalyzed equal to delta E upon 2.303 R into T। अब कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड को क्या दिया उसने, फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड और रिवर्स, यही तो बोला है, देखो ना आप लोग। तो लॉग ऑफ, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, के फॉरवर्ड अपॉन के रिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा ई, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.31 इंटू टेम्परेचर 290। चलो अब तो निकालो यार, अब तो निकालो कम से कम। बच्चों अब तो निकालो। अब तो निकालो भाई। हो गया क्या, बताओ बच्चों, हुआ या नहीं हुआ आप लोगों से। कितना आ रहा आंसर, अरे आंसर तो कुछ नहीं तो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। कैसे बच्चे हैं। लॉग ऑफ के फॉरवर्ड अपॉन के रिवर्स इज इक्वल टू E2 माइनस E1, क्या हो जाएगा 80 माइनस 40 इंटू किलो जूल में है ना 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.31 इंटू 298। ऐसे तो करोगे 298, है ना। अब सुनो, सर आपने E1 इक्वल 80 नहीं लिया है सर, तो आपने इधर x बदल दिया। तो E1 माइनस E2 लो, ज्यादा में से कम को माइनस करना है। ओके सर। सुनो, अब ये क्या हो जाएगा सर, log k ऑफ फॉरवर्ड अपॉन k ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू दी पावर 3
डिवाइडेड बाई समथिंग ऑफ, ये आ जाएगा, ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे तो 7.01 आता है। ये पूरा, अच्छा ये नहीं नहीं, पूरा पूरा सर। 7.01, हम्म। अरे ज्यादा आएगा रे, ये क्या बोल रहा है? सर 5703.10 आता है। हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? 57, 03.10। वेरी गुड, ये आता है, सही बोला। अब देखो सर यहाँ पे, तो अरे ये सर मैं तो पूरे की बात कर रहा हूँ सर। ये हाँ वो पूरा, वो भी तो यही log पूरा के बोल एफ रहा है। अपॉन के आर का। कोई बात नहीं, आप कर लो सर। अरे वो भी तो पूरा ही बोल रहा है शायद। मैं पूरा Yes, मतलब sir. सर log के एफ डिवाइडेड बाय के आर, उसका आंसर बोल रहा हूँ पूरा। ओके, तो इसके वो तो आगे वाले सर। ओवरऑल शायद इतना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, के लॉग के हाँ एफ तो वही बोला ना Yes, सर, sir. 7.01। लॉग के एफ अपॉन के, इजिकल टू लॉग के एफ अपॉन, बस। तो के एफ अपॉन के आर इजिकल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों? 10⁻⁷। बस ये आंसर है भाई, कुछ थोड़े ना है यार इसमें, तो ये बड़ा आसान है। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों मिटा दूं इसको। ओके, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन क्या देगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको बोलेगा कि एक्चुअली इसका डेरिवेशन थोड़ा अलग है ना, आज तक तो मैंने अभी तक नहीं देखा, क्या पता वो जेई में दे दे ऐसा कुछ, क्या उसका डेरिवेशन तो नहीं है। तो आपको बोलेगा कोई एक रिएक्शन है जिसमें K1, K2, K3 रेट कांस्टेंट है, करस्पॉन्डिंग रिएक्शन 1 2 रेट कांस्टेंट है, करस्पॉन्डिंग रिएक्शन 1 2, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अब आपको ये बोला जाएगा सर ये जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है ना, और आपको बोलेगा उन रिएक्शन 1 2 3 का बोलेगा रेट कांस्टेंट है, और उन रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी E1 E2 एंड E3, और बोलेगा ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो आ रहा है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट आ रहा है इस रिएक्शन, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है K1 K2 डिवाइडेड बाई K3, ऐसा एक एक्सप्रेशन। अब बोलेगा आपको कि कैलकुलेट करो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों आपको बोलेगा कि आप कैलकुलेट करके बताइए। अब सुनो आप कैसे करोगे, सर ये भी एक बड़ी बात है, सर इसको करना कैसे होगा? तो अब आप कैसे करोगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू आप बोलेंगे, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है E1 प्लस E2 अपॉन, इसको ऐसे फाइंड आउट करना है K1 K2 को क्या करना है A1 प्लस E2 अपॉन E3, या इसकी जगह पे ये थोड़ा सा आपको जो है एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, E1 प्लस E2, या इसको ऊपर ले जाके E3, ऐसे भी आप इसको एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते। समझ रहे ना, ये थोड़ा सा ट्रिक टाइप का है किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर। समझ में आया या नहीं आया बोलो?
समझ रहे हैं बच्चों? यस सर। है ना? आप चाहें तो इस पे लॉग लगाएंगे तो लॉग की वैल्यू भी नहीं आएगी, बस आपको थोड़ा सा ये कोरिलेट करके अपने माइंड में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए इसको फॉलो कर देना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। समझा सबके साथ? Yes, sir. वेरी यस सर। वेरी गुड, वेरी। सर इसमें इधर तो 3 ही दिए, लेकिन 3 से ज्यादा हो तो क्या करने का सर? क्या? जैसे 7-8 दिए हो तो क्या करना? 7-8 दिए तो इसको ऐसे करेगा, देख। ये अगर तुझे ऐसा दिया है, देख, K1 K2 K3 अपॉन K4 और ऐसा अगर दे दिया जाए 1/2, तो आपको कैसे करना है? एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई E4। ऐसे करना है, या इसको ऐसे लिखेगा 1/2 E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस। और बता। मतलब सर जैसे 1 to 8 तक दिए हो तो 8 वाला नीचे डिवीजन में आएगा और बाकी सारे प्लस, वैसा करने का सर? क्या? यहाँ पर सर K1 K2 K3 उतना ही दिया और K4 है, लेकिन वैसे K8 हो गया, K10 11, तो हमें लास्ट वाला नंबर ही माइनस करने का ना सर? लास्ट वाला क्यों करेगा भाई? अगर ऐसा दिया है K1 K2 K3, वो तो डिवाइड वाला ऊपर आके माइनस करा, उसको ऊपर लाके माइनस में डाल देना है, ये बोल रहा हूँ। अब ऐसा हाँ दिया सर, है, लेकिन डिवाइड में कौन सा नंबर होगा? लास्ट वाला ही होगा ना, या नहीं हो, डिवाइड में? ऐसा भी तो हो सकता है वो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, ऐसा भी हो सकता है, वो खुद देगा ना वहां पे। ये दोस्त वो खुद देगा ना, तुझे कैसे पता लगेगा बता भाई, तुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है सर। और कोई बात? बोलो बच्चों। चलो, वेरी वेरी गुड। शायद सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये बात। ठीक है ना? तो बच्चों अब बेसिकली ये है कि सर हम लोग अब नेक्स्ट जब क्लास पढ़ेंगे कल, हम लोग उसमें ओनली क्या करेंगे सर? ओनली न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं क्या? ये चैप्टर करीब करीब कंप्लीट हो Yes, गया sir. है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जो कल का हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको ओनली क्या करना है? न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है। तो आप लोगों को क्या करना है? शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं, जो जो टाइप के न्यूमेरिकल आपको करवाए, सब पढ़ के आना है। कल मैं आप लोगों को पेपर शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा, और देन आपको वो सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना बेटा? तो सब लोग पढ़ के आइएगा, सुन रहे हैं ना सब लोग? Yes, sir. चलो, ओके बच्चों। Yes, sir. Bye, sir.